भारत एक 147 करोड़ लोगों की जनसंख्या वाला देश, जहां 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोग या तो गरीब हैं या लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से निकल करके आते हैं। हम सोचते हैं कि इंडिया एक आईटी सुपर पावर बन गया है, पर रियलिटी ये है कि आज भारत की 60 करोड़ की टोटल वर्कफोर्स में से 45 करोड़ से भी ज़्यादा लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में घिसा रहे हैं। स्विगी जोमेटो के गिग वर्कर्स, लेबरर्स, छोटे किसान, प्लम्बर्स, ड्राइवर्स, ये सभी लोग भारत की 90% वर्कफोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस सेक्टर में ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ना इंश्योरेंस है, ना फिक्स वर्किंग आवर्स और ना ही कोई जॉब सिक्योरिटी। और करंट एस्टिमेट के हिसाब से भारत में 6.5 करोड़ माइग्रेंट वर्कर हैं, जिसमें से 14% यानी 90 लाख लोग बिहार से आते हैं। ये लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर से लेके फैक्ट्री वर्कर, रिक्शा पुलर, डिलीवरी बॉयज और सिक्योरिटी गार्ड तक हर वो काम करते हैं जो शायद आप और मेरे जैसे ज्यादातर लोग करना पसंद भी नहीं करेंगे। लेबर लॉज की वीक इम्प्लीमेंटेशन और एआई ऑटोमेशन के चलते कॉर्पोरेट सेक्टर में ले-ऑफ्स और कॉस्ट कटिंग अब एक्सेप्शन नहीं, रूटीन बनते जा रहे हैं। और लॉन्ग वर्किंग आवर्स तो ऑलमोस्ट डिफॉल्ट सेटिंग हो गई है। ऊपर से चेरी ऑन द टॉप है मेडिकल इन्फ्लेशन, जो 12-13% की रफ्तार से हर साल तुम्हारे हॉस्पिटल के बिल्स को बढ़ा रही हैं। एक सीरियस इलनेस और तुम्हारी फैमिली की सारी सेविंग्स क्रैश। इन्हीं सब फैक्टर्स के चलते इंडियन यूथ के दिमाग में एक सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है, और वहां से शुरू होता है इंडिया का सबसे बड़ा ऑब्सेशन, द सरकारी नौकरी। 60 साल की उम्र तक जॉब सिक्योरिटी, इन्फ्लेशन से ऊपर हाइक, फ्री अकोमोडेशन और रिटायरमेंट के बाद पेंशन। इवन अगर तुम क्लरिकल लेवल पर या ग्रुप सी पर भी लगते हो तो तुम्हारी स्टार्टिंग सैलरी 35-40 हजार तो होती ही है। मेरा होने वाला दामाद सरकारी नौकरी में होना चाहिए। मेरी नौकरी में क्या कमी है? 15,000 तनख्वाह है, प्रोविडेंट फंड, मेडिकल, ये वो सब सरकारी नौकरी जैसा ही है। सरकारी नौकरी जैसा नहीं, सरकारी नौकरी ही चाहिए। टीवी चैनल तो रोज खुलते रोज बंद होते हैं। तनख्वाह चाहे 1 रुपया हो या 1,000, लेकिन नौकरी सरकारी ही होनी चाहिए। और इसी डेस्परेशन का फायदा उठा रहा है भारत का कोचिंग इंडस्ट्री, जिसकी वैल्यूएशन आज 2026 में 58,000 करोड़ हो चुकी है। ये लोग तुम्हें मुंगेरी लाल के सपने बेचते हैं। इनकी एड्स देखोगे तो लगेगा कि अगर एग्जाम निकल गया तो तुम नायक के अनिल कपूर बन जाओगे। रेड वीकन वाली गाड़ी होगी, लोग तुम्हें सलाम ठोकेंगे, पूरी दुनिया में तुम्हारी चौड़ हो जाएगी। दे दिया ना कि ये मंत्री हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं आ सकते हैं, हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया जाए। क्लर्क लोग कॉलोनी में रहते हैं, राजा बंगले में रहता है, डीएम बंगला, 10 एकड़ में डीएम बंगला। तो जिस दिन आप आईएएस बनेंगे ना, उस दिन शाम को मंत्री जी, सांसद जी, विधायक जी सबके फोन आएंगे। यदि आपकी शादी नहीं हुई है, बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी कहेंगे। और इसी सोशल कंडीशनिंग की वजह से हर साल 2 करोड़ से भी ज़्यादा इंडियंस अपनी जवानी के सबसे प्रोडक्टिव साल और लाखों रुपए इन्हीं एग्जाम्स की तैयारी में वेस्ट कर देते हैं। बट कोचिंग वाले तुम्हें कभी ये नहीं बताएंगे कि कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे ऑफिसर लेवल का हो जैसे आईबीपीएस पीओ, जहां 5,000 वैकेंसीज के लिए 5 लाख एप्लीकेंट्स, चाहे यूपीएससी हो जहां 1,000 से भी कम वैकेंसीज के लिए 13 लाख एप्लीकेंट्स, या चाहे एसएससी सीजीएल जैसा ग्रुप बी ग्रुप सी पोस्ट का एग्जाम हो जहां 15,000 वैकेंसीज के लिए 28 लाख कैंडिडेट्स। बेसिकली हर जगह हाइपर कंपटीशन है। इन सभी एग्जाम्स में चांस ऑफ सिलेक्शन लेस देन 1% है। बेसिकली तुम किसी भी सरकारी रेस में भागो, तुम्हारे हारने के चांसेस 99% हो जाते हैं। इस रेस में हर फेल्ड अटेम्प्ट तुम्हारी लाइफ के कम से कम 6 महीने या 1 साल कंज्यूम करा देता है। और ये जितने सरकारी नौकरी वाले हैं, ये सब 30-35 साल तक झुंझुना बजाते हैं। ये उससे भी पीछे हो जाते हैं जो छठी पास है। और इस पूरी प्रक्रिया में सहारा बनते हैं माँ बाप। सरकार भी सहारा बनती है, नहीं तो सरकार इतने सारे अटेम्प्ट्स क्यों अलाउ करेगी? फॉर्म निकलने से लेकर के फाइनल रिजल्ट आने तक 2-2, 3-3 साल लगा देते हैं। लेकिन रिजल्ट अगर डिक्लेयर नहीं हुआ है तो क्या बचा रह जाता है? आशा का झुंझुना। कुछ लोगों का गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने का मोटिवेशन ये भी होता है कि वो सिस्टम को चेंज कर देंगी, लेकिन ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। ये कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं है जहां एक हीरो आता है और पूरा का पूरा सिस्टम हिला देता है। रियलिटी इससे बहुत बोरिंग और रिजिड है। इवन एक टॉप लेवल का अफसर भी सिर्फ एक इंक्रीमेंटल चेंज ही ला सकता है। तुम एक फाइल को मूव करोगे तो दूसरी कहीं ना कहीं फंस जाएगी। तुम एक रूल को इन्फोर्स करोगे तो 10 जगह से तुम्हें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। रियलिटी ये है कि तुम सिस्टम के एक हिस्सा बन जाते हो, उसके भगवान नहीं। और अगर तुम कुछ सिग्निफिकेंट चेंज करने की कोशिश भी करोगे तो बहुत हाई चांसेस है कि तुम्हें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसी तरह से सिस्टम खुद को बैलेंस करता है। हरियाणा के आईएएस अफसर अशोक खेमका एक मरतबा फिर सुर्खियों में। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने अशोक खेमका समेत 9 आईएएस अफसरान का तबादला कर दिया। 27 बरस के करियर में अशोक खेमका का ये 52वां ट्रांसफर है। 15 महीने पहले ही खेल से जुड़े एक महकमे में इन्हें तैनात किया गया था। 2012 में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी और डीएलएफ के दरमियान हुए जमीनी सौदे को रद्द करने के बाद से अशोक खेमका ने शोहरत पाई थी। चलो मान लेते हैं कि तुम बहुत मेहनती हो, रोज 10 से 12 घंटे कंसिस्टेंट पढ़ते हो,
बट उसके बावजूद भी तुम्हारी सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि रियलिटी ये है कि पूरा का पूरा सिस्टम ही सड़ चुका है। एग्जाम कंडक्ट कराने वाली अथॉरिटीज़ इतनी ज़्यादा करप्ट हैं कि अब पेपर लीक कोई न्यूज़ नहीं, डेली कंटेंट बनता जा रहा है। कभी नीट का कचरा होता है, कभी एसएससी का सर्कस, तो कभी स्टेट पीसीएस का मजाक हो जाता है। ऑनेस्टली आजकल कोई गारंटी नहीं है कि तुम जो एग्ज़ाम लिख रहे हो वो कल को रद्दी के भाव बिकता है या नहीं। ऊपर से वैकेंसीज़ का अलग ही सीन है, कुछ पता नहीं अगले साल कितनी वैकेंसीज़ निकलेंगी। जस्ट इमेजिन तुम 2-3 साल तक अपनी सोशल लाइफ और मेंटल हेल्थ की बलि देते हो और एंड में पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, या फिर रिजल्ट कोर्ट केस में लटक जाता है, या पूरा का पूरा प्रोसेस ही रीस्टार्ट हो रहा है। ये सरकारी एग्ज़ाम्स अब सिर्फ एक कंपटीशन नहीं रहे हैं, ये हाइपर कंपटीशन और अनसर्टेनिटी का एक डेडली कॉम्बो बन चुके हैं। तुम यहाँ सिर्फ 10 लाख एस्पिरेंट से नहीं लड़ते, तुम घटिया मैनेजमेंट, एंडलेस डीलेस, इन्वेस्टिगेशंस, फालतू की पॉलिसी शिफ्ट और पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव मेस से ही लड़ रहे होते हो। और इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में कितने ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ का एंड हो जाता है। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और सिस्टम को घंटा फर्क नहीं पड़ता। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी अभी हम 30 साल के हो गए 30 साल के हुए। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। तो मेरी भी एक सपना थी, मेरे माता पिता की भी सपना थी, गाँव में के लोगों को भी बहुत इच्छाएं थी कि ये बच्चा पढ़ने में ठीक है तो पढ़ेगा तो वो कुछ अच्छा करेगा, समाज के लिए भी कुछ अच्छा करेगा। मैंने बहुत मेहनत किया। 12 साल एक लंबा अर्सा होता है। इस दौरान आपकी ज़िंदगी में क्या क्या छूट गया? जिंदगी में सारी चीज़ छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार लोग उतने बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और अदर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। बात गधे की तरह सिर्फ एफर्ट डालने की नहीं है, बात रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल होने की है। अगर तुम इस रैट रेस में उतर रहे हो तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखो। सबसे पहली बात है, मैक्स टू मैक्स 2 साल का ही ड्रॉप लो, उससे ज़्यादा नहीं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी 2 साल में पूरी हो जाती है, उसके बाद तुम सिर्फ रिवीजन ही कर रहे होते हो, इसलिए उससे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड ये है कि तुम्हारे पास कोई ना कोई एक बैकअप प्लान होना चाहिए। कोई कितना भी बड़ा सरकारी एग्जाम हो, बस नौकरी ही है, तुम्हें ऑब्सेस होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना प्लान भी रेडी रखो। कोई स्किल सीख लो, हायर स्टडीज़ के ऑप्शन खुले रखो, या कोई साइड बिजनेस स्टार्ट कर दो। बेसिकली कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करो जिस पर तुम फाइनेंशियली रिलाई कर सकते हो। तीसरा है कि तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पता होना चाहिए। अगर तुम्हारी रेटा पावर अच्छी है तो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स जैसे कि स्टेट पीसीएस या यूपीएससी को देख सकते हो, पर अगर तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल डेप्थ अच्छी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है, तो तुम टेक्निकल एग्जाम्स जैसे कि गेट या बैंकिंग पर फोकस कर सकते हो। गधे की तरह हर एग्जाम की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा तुम्हें बाकी फैक्टर्स का भी ध्यान रखना चाहिए कि नोटिफिकेशन कब आएगी, वैकेंसीज कितनी होगी, पेपर फेयर तरीके से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कोर्ट केस तो नहीं लगेगा। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले इन सभी वेरिएबल्स को तुमको कंसिडर करके रखना चाहिए। एंड ऑफ द डे बात किसी भी एग्जाम को महिमा मंडित करने की या डाउनग्रेड करने की नहीं है, बात सिर्फ प्रैक्टिकली सोचने की है। तुम्हारी जवानी तुम्हारी सबसे बड़ी एसेट है, इसे कोचिंग माफिया की जेब भरने में या एक इम्पॉसिबल रेस जीतने में वेस्ट मत करना। प्रिपरेशन करो पर होश में रहकर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वैकेंसीज लिमिटेड है, पर तुम्हारी लाइफ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी से भरी हुई है।